अगर ब्रूस ली के ये पल रिकॉर्ड नहीं किए जाते तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। ब्रूस ली यकीनन अब तक के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट हैं। युद्ध कला में उनकी महारत किसी किंवदंती से कम नहीं थी, और चाहे वह उनकी गति का प्रदर्शन हो या उनकी लगभग बेजोड़ ताकत। अब क्योंकि वह दुखद रूप से कम उम्र में ही चल बसे, हम में से कई लोग ब्रूस ली की युद्ध कौशल की पूरी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे और उन्हें करीब से देखा था, वे आसानी से इस बात की गवाही दे सकते हैं कि उस व्यक्ति ने वास्तव में कुछ अलौकिक काम किए थे। मैं अलौकिक क्षमता के ऐसे कारनामों की बात कर रहा हूं जो ज्यादातर लोगों के लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं। इस वीडियो में हम इनमें से कुछ कारनामों पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आप वाकई समझ पाएंगे कि ब्रूस ली कितने दुर्लभ प्रतिभावान थे। तेज मुक्के। अब अगर कोई एक चीज थी जो ब्रूस ली किसी और से बेहतर जानते थे तो वह था तेज मुक्का मारना। वास्तव में यह तर्क दिया जा सकता है कि ब्रूस अन्य अधिकांश सेनानियों की तुलना में इतना बेहतर था क्योंकि वह उनमें से अधिकांश के लिए बहुत तेज था। जब तक वह स्ट्राइक करता तब तक उनके लिए कोई बचाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती। अब चूंकि ब्रूस ली अपनी खुद की लड़ाई शैली के अभ्यासी थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत प्रतिस्पर्धा होगी। बहुत से लोग चैंपियन के साथ अपने कौशल का परीक्षण करना चाहते थे, और इसमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने विंग चुन या जीत कुंडो का अभ्यास नहीं किया था। हमारी पहली क्लिप में हम एक ऐसे उदाहरण का बेहतरीन चित्रण देखते हैं जब किसी ने ब्रूस को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन चीजें उलटी हो गईं। 1976 में ब्रूस एक मार्शल आर्ट प्रदर्शनी में थे जब उनकी मुलाकात विक्टर मूर से हुई। जो लोग नहीं जानते कि विक्टर मूर कौन थे, उनके पास कराटे में 10वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट थी और वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक वे 4 बार के विश्व कराटे चैंपियन भी थे। उस साल लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसमें ब्रूस एक विशेष अतिथि थे और एक स्पीड ड्रिल चैलेंज के दौरान उन्होंने कई मूव्स करके भीड़ को रोमांचित कर दिया था, जिसमें विशेष रूप से उनका प्रसिद्ध अजेय पंच शामिल था। जाहिर है, मूर का मानना था कि ब्रूस उन्हें पंच मारने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था, इसलिए सभी के सामने उन्होंने इस सिद्धांत को परखने का फैसला किया। ब्रूस ने एक सरल चुनौती रखी थी। वह मूर की दिशा में मुक्का मारता और मूर को बस उसे रोकना होता। दोनों व्यक्ति अपनी जगह पर आ जाते और फिर कार्रवाई होती। ब्रूस ली ने सचमुच मुक्का एक बार नहीं बल्कि 2 बार मारा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह मूर को न लगे। लेकिन भले ही मूर के चेहरे पर मुक्का नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि उन्हें संदेश जोरदार और स्पष्ट रूप से मिल गया था। बिना आंखों के लड़ना। जब आप मार्शल आर्ट की किंवदंतियों पर विचार करते हैं तो ब्रूस ली हमेशा जीवित रहेंगे। इसका एक कारण यह था कि उन्हें ऐसी चीजें करने का शौक था जिन्हें पूरी तरह से असंभव माना जाता था। यह विशेष रूप से अधिक प्रभावशाली है जब आप इस तथ्य पर विचार करते हैं कि वह व्यक्ति एक मार्शल कलाकार था जो एक ऐसी कला का प्रदर्शन कर रहा था जिसके लिए शरीर की सभी इंद्रियों पर महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। यदि आप कभी नजदीकी लड़ाई में रहे हैं तो आप यह बता पाएंगे कि आपको हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, और जिस क्षण आप फिसलते हैं आप तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ऊपरी हाथ देते हैं जिसका उपयोग वे आपके खिलाफ कर सकते हैं। हालांकि ब्रूस ली के लिए ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट की महारत इतनी सहज हो गई थी कि उन्हें लड़ाई जीतने के लिए सचमुच अपनी आंखें खुली रखने की भी जरूरत नहीं थी। उनके निधन से कुछ साल पहले उनकी एक प्रदर्शनी में यह पागलपन भरा दृश्य देखें। यहाँ हम ब्रूस ली को एक साथी के साथ करीबी मुकाबले में उलझते हुए देखते हैं, और पहले तो ऐसा लगता है कि वे दोनों बराबरी पर हैं। ब्रूस और उसका साथी कुछ पलों के लिए आमने सामने हैं। फिर एक सांप की तरह जो सही समय की तलाश में दुबका हुआ है, ब्रूस अपनी जगह चुनता है और बेहतरीन सटीकता के साथ वार करता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इस बारे में 2 बातें प्रभावशाली हैं। सबसे पहले यह तथ्य था कि ब्रूस ने सचमुच 1 मिनट से भी कम समय में उस आदमी को ढेर कर दिया था। हालांकि इससे भी अधिक प्रभावशाली यह था कि ब्रूस ने पूरी क्लिप के दौरान सचमुच आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि अपनी आंखें बंद करके किसी से लड़ना कितना पागलपन भरा रहा होगा? और अगर आपको लगता है कि यही सब कुछ है, तो मैं आपको बता दूं
कि आपके पास एक और बात आने वाली है। ब्रूस का साथी एक बार जमीन पर गिराए जाने से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह दूसरे राउंड के लिए फिर से वापस आया और हालात को और भी बदतर बनाने के लिए ब्रूस ने उसे और भी कम समय में ढेर कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि उस आदमी ने अभी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। ये 5 सेकंड का समय रहा होगा। वह आदमी निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। फिर दोनों आदमी तीसरी बार भिड़े और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, परिणाम वास्तव में कोई अलग नहीं था। ब्रूस ने अपनी लड़ाई शैली में प्रभावशाली कौशल और महारत दिखाई और उसका साथी उसकी बेहतर क्षमताओं का मुकाबला नहीं कर सका। अपने प्रतिद्वंद्वी का ख्याल रखना एक बात है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसा करना पूरी तरह से दूसरे स्तर का है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ब्रूस ने पहली क्लिप के समान दिखने वाला एक पहनावा पहना हुआ था, मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि उन्होंने 1967 में उसी कार्यक्रम में ऐसा किया था। अब हम उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, मेरा मतलब है कि कौन उसे अनदेखा कर सकता है। इसे टेबल पर ले जाना। अब अगर आपको लगता है कि ब्रूस ली केवल अपनी मुट्ठी का उपयोग करने में अच्छे थे, तो आप बहुत गलत होंगे। जरूर, वह आदमी ज्यादातर अपने नंगे पोर और अपने पैरों के अलावा किसी और चीज से नहीं लड़ता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लड़ते समय विशेष हथियारों का उपयोग करने में समान रूप से माहिर नहीं था। और जब हथियारों की बात आती है, तो वह विशेष रूप से अपने प्रसिद्ध ननचक्स का उपयोग करने का शौकीन था। एक पारंपरिक पूर्वी एशियाई मार्शल आर्ट उपकरण जिसमें 2 छड़ें एक छोटी धातु की चेन या रस्सी द्वारा उनके सिरों पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और इसके आकार की वजह से ननचक्स को अधिकांश लोगों के लिए मास्टर करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। लेकिन अगर ब्रूस ली कुछ भी है, तो वह निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। उदाहरण के लिए इस क्लिप को देखें। एक फिल्म निर्माण के लिए बैकस्टेज वीडियो मोन्टाज के हिस्से के रूप में शूट किया गया। इसमें ब्रूस को ननचक्स का उपयोग करके विरोधियों का सामना करते हुए दिखाया गया है। और आप शायद सोचेंगे कि यह एक लड़ाई का दृश्य था, लेकिन नहीं। ब्रूस वास्तव में टेबल टेनिस खेलने के लिए उनका उपयोग कर रहा है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि यह कितना पागलपन भरा है? मेरा मतलब है, सबसे पहले टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें गति, ताकत और हाथ आंखों के समन्वय की अविश्वसनीय मात्रा की आवश्यकता होती है। अधिकांश पेशेवरों के लिए केवल एक चौड़े बल्ले के साथ बने रहना पहले से ही उतना ही मुश्किल है जितना आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ब्रूस के लिए यह कोई समस्या नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि ननचक्स खतरनाक हैं, वह उन्हें इतनी कुशलता से इस्तेमाल करता है। पारंपरिक टेबल टेनिस बैट की जगह आसानी से उनका इस्तेमाल करता है। ब्रूस वास्तव में इतना अच्छा है कि उसने अपने ननचक्स के अलावा कुछ भी नहीं होने पर एक ही समय में 2 खिलाड़ियों का सामना किया और फिर भी वह जीतने में कामयाब रहा। ईमानदारी से, अगर मैंने इसे खुद नहीं देखा होता तो शायद मुझे विश्वास नहीं होता कि यह वीडियो असली था। यह तथ्य कि ब्रूस अपना संतुलन बनाए रखते हुए और अपने ही हथियार से खुद को नहीं मारते हुए ऐसा करने में सक्षम था, काफी प्रभावशाली था। लेकिन एक ही समय में 2 महान खिलाड़ियों को सचमुच हराना बस चीजों को संभावना के दायरे से परे ले जाता है। पागलपन भरी कसरत। दिनचर्या किसी के लिए भी मार्शल आर्ट पर उस स्तर की महारत हासिल करना बिल्कुल असंभव है जिसे ब्रूस ली ने व्यापक और कठोर प्रशिक्षण से गुजरे बिना हासिल किया। ब्रूस खुद भी यह जानते थे और उन्होंने कभी खुद को इससे दूर नहीं किया। वास्तव में जब तक वह एक स्थापित मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन गया, तब तक कहा जाता था कि वह इतने कठोर प्रशिक्षण सत्रों में शामिल था कि अधिकांश लोग आश्चर्य करते थे कि क्या वह आदमी भी इंसान था। अब ब्रूस के प्रशिक्षण को वास्तव में समझने के लिए उसकी लड़ाई शैली की खोज करना उचित है। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें हांगकांग में ईप मैन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और कई सालों तक उन्होंने ईप मैन से सबक लेते हुए प्रसिद्ध विंग चुन लड़ाई कला में महारत हासिल की थी और उन्हें अपनी खुद की कला में शामिल किया था, जिसे उन्होंने 60 के दशक की शुरुआत में विकसित किया था। फिर भी ब्रूस ली संतुष्ट नहीं थे और वोंग जैकमैन के साथ एक अत्यधिक प्रचारित लड़ाई के बाद
उन्होंने फैसला किया कि वे संघर्ष के परिणाम से खुश नहीं थे। मुख्य रूप से ब्रूस को इस तथ्य से नफरत थी कि वोंग जैकमैन के साथ उनकी लड़ाई इतनी लंबी चली। भले ही अधिकांश स्रोतों के अनुसार वे अंततः जीत गए, उन्होंने फैसला किया कि पारंपरिक लड़ाई की शैलियां बहुत कठोर हो गई हैं और इसलिए व्यावहारिक लड़ाई परिदृश्यों में काम नहीं करेंगी। एक उपाय के रूप में उन्होंने 1967 में झूठ कुंडो बनाया। ब्रूस के अनुसार कोई शैली नहीं होने के कारण ब्रूस को सचमुच अपने प्रशिक्षण के तरीकों को बदलने की आवश्यकता थी। उन्होंने ताकत के लिए वजन उठाना शुरू किया, धीरज को बेहतर बनाने के लिए अधिक दौड़ना और लचीलेपन को यथासंभव अनुकूलित करने के लिए ठीक से स्ट्रेचिंग करना, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं वह इसमें भी सफल रहे। ब्रूस ली की ताकत प्रशिक्षण विशेष रूप से तीव्र था। उन्होंने अपने किक और मुक्कों का इतना अभ्यास किया कि सैकड़ों पाउंड वजन वाले पंचिंग बैग और किकिंग पैड पर निर्भर रहे, और इसके बावजूद वे उन्हें लगभग तोड़ने में कामयाब रहे। बस किकिंग पैड का उपयोग करने की उनकी कोशिश की यह क्लिप देखें। आप देख सकते हैं कि ब्रूस ने उस किक में कितनी ताकत भरी थी, जो इतनी अधिक थी कि इसने उसे पकड़ने वाले व्यक्ति को सचमुच कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रूस के पंचिंग प्रशिक्षण में भी यही हुआ, और कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने विशेष पंचिंग बैग का इस्तेमाल किया जो उपलब्ध अधिकांश बैगों की तुलना में भारी और अधिक सघन थे। ब्रूस के लिए इस वजन का कोई मतलब नहीं था, जो अपने प्रहारों की ताकत से उन्हें लगभग सचमुच उनके टिका से उखाड़ फेंकता था। इस तरह के समर्पण और ताकत बनाने पर अत्यधिक ध्यान देने के साथ यह वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रूस ने एक ऐसा पंच मारा जो न केवल तेज था बल्कि घातक भी था। और अगर मैंने कभी ऐसा कोई घातक संयोजन देखा है तो वह यही है। इन सभी ने ब्रूस के झूठ कूंडो शस्त्रागार को मजबूत करने में मदद की थी। अपनी नई लड़ाई शैली के साथ वह आखिरकार मार्शल आर्ट की दुनिया को जीतने के लिए तैयार था। 1 इंच का पंच अगर कोई एक चीज है जिसके लिए ब्रूस ली विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गए हैं तो वह है 1 इंच का पंच। मूल रूप से पंचिंग की एक ऐसी शैली जो बहुत दुर्लभ है फिर भी बहुत प्रभावी है, और भले ही कई लोगों ने इसे दोहराने की कोशिश की हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह लगभग असंभव है। 1 इंच का पंच बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यह लगता है। ब्रूस ली अपने प्रतिद्वंद्वी के बहुत करीब खड़े होकर उनके मध्य भाग पर एक शक्तिशाली मुक्का मारते थे। इस पंच को इतना लोकप्रिय बनाने वाली बात वास्तव में यह है कि यह भौतिकी के नियमों को लगभग चुनौती देता है, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि यदि आप किसी को मुक्का मारने जा रहे हैं तो आपको काफी दूरी पर खड़े रहना होगा और मुक्का मारने की गति को उसे गिराने के लिए पर्याप्त वजन देना होगा। 1 इंच के पंच के साथ ब्रूस एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। एक ऐसा प्रहार करता है जो इस तथ्य के बावजूद भी विनाशकारी होता है कि यह प्रतिद्वंद्वी से सचमुच 1 इंच की दूरी पर होता है। सच कहें तो ब्रूस ने 1 इंच के पंच का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन यह तकनीक आज केवल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने इसे कितना लोकप्रिय बनाया था, और उन्हें इसे करते हुए देखना वास्तव में एक मास्टर को अपनी कला में देखना है। दिलचस्प बात यह है कि यह क्लिप उसी कराटे प्रदर्शनी में कैप्चर की गई थी जहां ब्रूस ने विक मूर के साथ मुकाबला किया था, और आप देख सकते हैं कि पंच तकनीक वास्तव में कितनी तीव्र है। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास वास्तव में सही मात्रा में शक्ति देने के लिए जगह या गति की विलासिता नहीं थी, फिर भी वह उस आदमी को उसके पैरों से गिराने और उसे कुछ कदम पीछे ले जाने में कामयाब रहा। ये वास्तव में आपको दिखाता है कि एक आदमी किस प्रकार की कच्ची ताकत के साथ काम कर रहा था। और आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्रूस को अपने पंच के तहत वास्तव में पर्याप्त गति मिल जाए तो क्या होगा। खैर, इसीलिए उन्होंने अपने 6 इंच के पंच का भी प्रदर्शन किया। हालांकि यह तकनीक 1 इंच के पंच जितनी प्रमुख नहीं रही होगी, फिर भी यह काफी प्रभावशाली है, और वास्तव में इसकी सराहना करने के लिए आपको उसी कार्यक्रम की यह क्लिप देखनी होगी। एक उचित प्रदर्शन के लिए ब्रूस एक कराटे प्रैक्टिशनर को दर्शकों में से एक पर प्रहार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो सुरक्षात्मक गियर पहने हुए था। जैसा कि आप देख सकते हैं, कराटे वाले ने अपनी पूरी ताकत लगा दी
और वह केवल दर्शक सदस्य को कुछ कदम पीछे गिराने में कामयाब रहा। फिर ब्रूस आता है अपना पेटेंटेड 6 इंच का पंच लेकर और उसी आदमी पर इसे आजमाता है, और आप उसके प्रयास और कराटे वाले आदमी के बीच स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। मेरा मतलब है, चलो, एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी आपको बता देगा कि यह काफी मुश्किल था। ब्रूस ने न केवल उस आदमी को कुछ कदम पीछे धकेल दिया, बल्कि उसने उसे अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, जबकि वह पैड जो उसने अपनी छाती की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया था, सचमुच उड़ गया था। वास्तव में उसके पास किस तरह की अलौकिक शक्ति थी। केवल कुछ ही चीजें हैं जो ब्रूस की असली ताकत को दर्शाती हैं। उसका 1 इंच का मुक्का, और कुछ हद तक 6 इंच का मुक्का भी निश्चित रूप से उस श्रेणी में रैंक किया जाएगा। आज तक जिन लोगों ने इसे दोहराने की कोशिश की है, उनमें से अधिकांश ने केवल सतह को खरोंचा है, और वास्तव में कोई भी इसे ब्रूस की तरह कभी नहीं कर सकता है। 2 फिंगर पुशअप। एक और दिलचस्प उपलब्धि जो ब्रूस ली की कहानियों में जुड़ती है, वह है उनका लोकप्रिय 2 फिंगर पुशअप। पुशअप को आमतौर पर सबसे कठिन व्यायामों में से एक माना जाता है, और यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह सचमुच आपके पूरे ऊपरी शरीर से कुछ लेता है, आपके पेट के मूल से लेकर आपके कंधों और यहां तक कि आपकी बाहों तक। और हम में से कई लोगों के लिए पुशअप पूरा करने का कार्य एक चुनौती हो सकता है। आपको अपने शरीर को ऊपर उठाना है, फिर इसे कई गतियों में फिर से नीचे धकेलना है। सही मात्रा में ताकत के बिना यह असंभव हो सकता है। हालांकि ब्रूस ली के लिए यह पार्क में टहलने से ज्यादा कुछ नहीं था। आपको यह याद रखना होगा कि ब्रूस ने अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में अपनी ताकत को बेहतर बनाने पर बहुत ध्यान केंद्रित किया, और इसके कारण वह अपने हाथों के साथ-साथ अपनी खुद की कोर ताकत को भी अनुकूलित करने में सक्षम था। एक बात जिसके लिए ब्रूस ली जाने जाते थे, वह यह थी कि वे अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक कार्य करने को तैयार रहते थे। और जबकि हम में से ज्यादातर लोग अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके पुशअप्स की ट्रेनिंग करते हैं, ब्रूस अपनी सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके इसे बदल देते थे। इस बारे में सोचना पागलपन है। आज ज्यादातर लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि उन्होंने पुशअप की कला में महारत हासिल कर ली है, और अपने शरीर को ऊपर उठाकर ताली बजाने या शायद एक हाथ से पुशअप करने जैसी चीजें करते हैं। लेकिन ब्रूस ली के लिए यह सब बच्चों का खेल नहीं था। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की सिर्फ 2 उंगलियों से काम करते हुए और एक एक करके अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठाने के लिए उन उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा ताकत दिखाई। सच कहें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पुश अप तकनीक में महारत हासिल की है, लेकिन इस बात पर कोई बहस नहीं है कि ब्रूस ही वास्तव में वह व्यक्ति थे जिन्होंने इसे आज जितना लोकप्रिय बनाया है। हमेशा तैयार मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति की एक बड़ी पहचान यह होती है कि वे जो कुछ भी जानते हैं उसे तुरंत दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। हम में से कई लोग जो विशेषज्ञ लड़ाके नहीं हैं, उनके लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों की आम धारणा यह है कि उन्हें हमेशा अपना गियर पहनना पड़ता है, और वे तभी लड़ने में सहज महसूस कर सकते हैं जब वे उचित रूप से तैयार हों। आप जानते हैं, जैसे कि रोब और बेल्ट और क्या क्या। हालांकि ब्रूस ली के लिए वास्तव में उपयुक्त पोशाक जैसी कोई चीज नहीं थी। वह हमेशा स्थिति की परवाह के बिना लड़ने के लिए तैयार रहते थे। उदाहरण के लिए इस क्लिप को देखें जहां उन्होंने एक मिड डे टीवी शो पर एक साक्षात्कार दिया और सचमुच उन्हें सूट पहनकर अपने कुछ मूव्स दिखाने थे। उन्हें स्ट्रेचिंग करने और जो कुछ भी उनके पास था उसे दिखाने में कोई समस्या नहीं थी, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने उचित पोशाक नहीं पहनी थी। और यही ब्रूस ली की खासियत थी। ड्रैगन फ्लैग अंतिम क्लिप के लिए हम एक वर्कआउट व्यवस्था को देखेंगे जिसे ब्रूस ने शुरू किया था, जो दुनिया में सबसे कठिन में से एक है। ड्रैगन फ्लैग एक प्रकार का व्यायाम है जो सचमुच आपके ऊपरी शरीर के हर हिस्से का परीक्षण करता है, आपके पेट के मूल से लेकर आपके ऊपरी अंगों तक और भी बहुत कुछ। इसे करने के लिए आपको एक बेंच पर लेटना होगा और फिर एक पोल या कोई अन्य सीधी संरचना को पकड़ना होगा जो सिर के अंत में खड़ी की गई हो, अपने हाथों से पोल को पकड़े हुए। अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाएं, एक तरह से पुश अप करने की तरह।
लेकिन आपका शरीर उल्टा हो। फिर भी यह यहीं समाप्त नहीं होता है। जब आप ड्रैगन फ्लैग करते हैं तो ड्रैगन फ्लैग सबसे उन्नत कोर व्यायामों में से एक है, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह सबसे कठिन प्रकार के वर्कआउट में से एक है। इसका नाम वास्तव में ब्रूस के नाम पर रखा गया है, जिसमें ड्रैगन वाला भाग उनके लोकप्रिय उपनाम का संदर्भ है और ध्वज वाला भाग इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उन्हें उनके शरीर को एक ध्वज की तरह सीधा रखना होगा, जो एक ध्वज स्तंभ पर टिका हो। इसमें शामिल कठिनाई के स्तर के कारण ड्रैगन फ्लैग का अभ्यास केवल उन्नत एथलीट ही कर सकते हैं, जिनमें सहन शक्ति का उच्च स्तर और सही मानसिकता हो। यह शरीर के जोड़ों पर काफी काम करता है, लेकिन यह आपके कोर के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि यह आपको काफी मात्रा में कोर ताकत बनाने की अनुमति देता है। कई मायनों में यह ब्रूस के लिए एकदम सही प्रशिक्षण व्यवस्था थी। जीत कुन डो के मास्टर के रूप में कोर ट्रेनिंग हमेशा उनकी आवश्यकताओं का एक प्रमुख हिस्सा रही है, और इस तरह के अभ्यासों ने उनके लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद की होगी। साथ ही यह तथ्य कि ड्रैगन फ्लैग उन अभ्यासों में से एक है जिससे अधिकांश अन्य लोग तुरंत दूर भागते हैं, इसका मतलब है कि ब्रूस ली इसके बारे में विशेष रूप से उत्साहित रहे होंगे, और कई अन्य कठिन अभ्यासों की तरह उन्होंने इसे ऐसे पूरा किया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। ब्रूस ली की मार्शल आर्ट में महारत निश्चित रूप से देखने लायक थी। वह आदमी इतना अच्छा था कि उसके लिए कुछ चीजें करना लगभग अपराध था, और ईमानदारी से अगर हम में से कई लोगों को उनके द्वारा किए गए कुछ सबसे अजीबोगरीब स्टंट और मूव्स बताए जाएं तो इस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन सौभाग्य से हमारे पास वह फुटेज है जो यह प्रमाणित करती है कि ब्रूस कितने खास प्रतिभावान थे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप ब्रूस ली के खिलाफ खड़े हो सकते थे? क्या आप कुछ ऐसे मूव्स कर सकते हैं जो वह करने में सक्षम थे? नीचे कमेंट में मुझे इसके बारे में बताना ना भूलें। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए ताकि आप भविष्य में इस तरह का कोई और वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद।